हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है। तो जो प्रीवियस सेशन में आपका सिलेबस था उसी सिलेबस पर फिलहाल हम बात करेंगे। तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में जो भी आपके चैप्टर बनेंगे उनकी मैं बात कर रही हूँ, वही मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पर। तो केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान जिसे कहा जाता है, जो कि विज्ञान की एक शाखा होती है। विज्ञान क्या होता है आपका? जो भी आपके आसपास चीजें हो रही हैं केमिकली, फिजिकली, बायोलॉजिकली, उस यूनिवर्स के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। जो नेचुरली चीजें चल रही हैं या फिर कुछ हम नया करने का प्रयास करते हैं उन्हीं चीजों से, वो सारी आपकी साइंस के अंतर्गत आती है। ठीक है ना। मेन ब्रांचेस की बात की, मुख्य शाखाएं क्या क्या हैं? आपका बायोलॉजी हो गया, जीव विज्ञान जिसमें आप जैव प्रक्रमों के बारे में पढ़ते हैं, जीव की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। और केमिस्ट्री रसायन विज्ञान जिसमें आप रसायनों के बारे में पढ़ रहे हैं, कोई भी पदार्थ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, कोई वस्तु, कोई चीज है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसको किसी दूसरी चीज के साथ मिलाया जा रहा है, उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, दबाव डालने से क्या होगा, ये सब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत आप सारे इलेक्ट्रिकल हो गया, साउंड वेव्स हो गई, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर चूंकि हम केमिस्ट्री पर बात कर रहे हैं कि केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें बहुत चीजें शामिल है, जैसे कंपोजिशन से लेकर केमिकल रिएक्शन तक। ओके, चैप्टर क्या क्या है आपके पास यहाँ पर? तो चैप्टर आपके पास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, तो यहां तक के जो आपके चैप्टर हैं इन पर हम लोग बात करेंगे। ओके, ये वाला चैप्टर आपका नहीं था लास्ट सेशन में। ठीक है ना। तो ये 4 चैप्टर में जो पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसमें आप क्या पढ़ेंगे? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? रासायनिक समीकरण क्या है, बैलेंस कैसे करना है उसको। अब कोई समीकरण आपको दी गई है, उसको बैलेंस कैसे किया जाएगा, इम्प्लीकेशन ऑफ अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारी रिएक्शन पर हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर में। इंपॉर्टेंट क्या क्या है? जो सेकंड चैप्टर है, सेकंड टॉपिक है आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, उनको कैसे संतुलित किया जाता है वो हम सीखेंगे, और वो आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें कि किसी भी एक रिएक्शन के बारे में पूछ सकता है। इक्वेशन दे देंगे आपको, पूछेगा कौन से टाइप की रिएक्शन है, या फिर आपको कोई शब्द समीकरण दे देगा या आपको बता देगा अभिक्रिया, और उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी होगी। अदर देन दिस किसी भी एक रिएक्शन के बारे में पूछा जाएगा और उसका एग्जाम्पल पूछा जाएगा। किसी भी प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना। सेकंड चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है ना। द डेफिनेशन इन टर्म्स ऑफ फर्निशिंग H प्लस एंड OH निगेटिव आयन, H प्लस और OH निगेटिव आयन के संदर्भ में आपको डेफिनेशन बतानी है एसिड बेस की। इसके अलावा जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल एंड यूजेस, न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्केल, डेफिनेशन रिलेटेड टू लॉगरिथम नॉट रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना। इस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपका? जनरल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल एसिड और बेस के, वो इंपॉर्टेंट है। पीएच स्केल और लिटमस के बारे में आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल। पीएच इन एवरीडे लाइफ, इस पे भी क्वेश्चन आता है। और जितने भी ये सॉल्ट वगैरह आपको दे रखे हैं, इनकी प्रिपरेशन, इनकी केमिकल रिएक्शंस, इनके यूजेस, ये इंपॉर्टेंट है। और जहां पर आप इनका कॉमन नेम हो गया या केमिकल नेम हो गया, केमिकल फॉर्मूला हो गया, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है। थर्ड चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, धातुएं और अधातुएं, जिसमें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, उस पर बात करेंगे। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है वो, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड, बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है? मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है। रिएक्टिविटी सीरीज है, इसमें भी आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ये आता है, जैसे कि
आयनिक कंपाउंड के बारे में क्वेश्चन बनता है और मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में क्वेश्चन बनता है, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। इसके अलावा एक और टर्म यहाँ पर पूछी जाएगी तो कोरोजन के बारे में पूछ सकता है। ओके, चलिए कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आपको क्या क्या पढ़ना है, कार्बन और उसके यौगिक में कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, होमोलोगस सीरीज, nomenclature of carbon compound containing functional group, halogen, alcohol, ketones, aldehyde, alkane and alkyne. Difference between saturated hydrocarbons and unsaturated hydrocarbons, chemical properties of carbon compounds, combustion, oxidation, addition and substitution reaction, ethanol and ethanoic acid, only properties and uses, soaps and detergents. ओके इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आता है जब आप कोवेलेंट बॉन्डिंग पढ़ते हैं उसके अंतर्गत, ठीक है ना। नेमिंग पूछ सकता है आपका, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं आप लोग यहाँ पर, तो उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और इसके अलावा यहाँ पर जो आप कार्बन कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे हैं उसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, और इथेनॉल और इथेनोइक एसिड के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई, होमोलोगस सीरीज आपका है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है यहाँ पर, और इसमें से इंपॉर्टेंट साथ साथ बताते जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो पहला चैप्टर हम यहाँ पर शुरू करेंगे जो कि आपका है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ठीक है ना, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ठीक है। क्या है पाठ का नाम, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या है, छोटी क्लासेस में आप लोग चेंजेस के बारे में पढ़ते हैं, चेंज के बारे में पढ़ते हैं, परिवर्तन क्या होते हैं, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं, उन्हीं परिवर्तनों की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि परिवर्तन आपका किस तरह से हो रहा है, यहाँ पर कोई भी चीज में चेंज आ रहा है, बदलाव आ रहा है, वही परिवर्तन है। उसकी वर्तमान स्थिति में किसी भी प्रकार का बदलाव वो परिवर्तन बतलाता है। अब वो बदलाव कैसा है, भौतिक है या फिर रासायनिक है, अगर रासायनिक है तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। तो कोई भी जो रासायनिक परिवर्तन है उसको अगर आप एक अभिक्रिया के थ्रू, एक इक्वेशन के थ्रू आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपका इक्वेशन हो जाती है, समीकरण हो जाती है उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए। तो अभिक्रिया बेसिकली क्या है, अभिक्रिया है आपका चेंज। तो चेंज होने से पहले आपके पास एक चीज थी, एक प्रोसेस के थ्रू गए, उसमें किसी प्रकार का बदलाव आया, फिर आपके पास एक नई चीज है ना। तो दो चीजें हैं, एक पहले वाली एक दूसरे वाली जो बाद में मिला। तो जो पहले था आपके पास परिवर्तन से पहले, उसको यहाँ पर कहा जाता है अभिकारक। अभिक्रिया में जो आपके पास पहले चीजें थी उनको क्या कहा जाता है, उनको अभिकारक कहा जाता है, यानी रिएक्टेंट्स। अभिक्रिया के बाद जो आपको प्राप्त हुआ उसको उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। ये पूरी एक रासायनिक समीकरण आपकी। अ केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट्स आल्सो नोन एज रिएक्टेंट्स आर चेंज्ड इनटू वन और मोर प्रोडक्ट्स आर आल्सो नोन एज प्रोडक्ट्स। The constituent atoms of the reactants are rearranged in a chemical reaction resulting in the formation of various substances as products. Okay, क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, a chemical reaction occurs when one or more reactants, एक केमिकल रिएक्शन, एक रासायनिक अभिक्रिया कब होती है, जब एक या एक से अधिक अभिकारक जो हैं वो बदल जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक नया कोई पदार्थ बना रहे हैं जिसको प्रोडक्ट कहा जा रहा है। तो उसमें बेसिकली हो क्या रहा है, उसमें रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, यानी आपके पास एटम वही रहेंगे, वो आपस में रीअरेंज होकर के एक नया कोई पदार्थ बनाते हैं जिसको प्रोडक्ट कहा जा रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि हमने बोला हमारे पास हाइड्रोजन था, ठीक है, हाइड्रोजन है हमारे पास H2 प्लस O2 है हमारे पास, और ये बना रहे हैं H2, ठीक है। तो यहाँ हाइड्रोजन ही था, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हुए, रीअरेंज हुए कुछ इस तरीके से। और रीअरेंजमेंट के बाद ये जो H2O बना, हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन भी आपकी गैस है, ठीक है ना, दोनों गैस हैं, दोनों गैसों ने आपस में अभिक्रिया की और अभिक्रिया करके H2O एक नया प्रोडक्ट बनाया जिसको आप जल बोलते हैं। तो रीअरेंजमेंट के, एटम्स के रीअरेंजमेंट के बाद या फिर उन दो जो तत्व थे, दो तत्व थे, उनके एटम्स के रीअरेंजमेंट के बाद आपको एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता हुआ दिखा जिसको आप प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो दो टर्म्स यहाँ पर आती हैं, एक आपका रिएक्टेंट और दूसरा प्रोडक्ट, एक अभिकारक और दूसरा उत्पाद, ठीक है। तो ये जो है ये आपके हैं अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट। आप बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया में जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं या किसी इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड बाईं ओर लिखे जाते हैं उनको कहा जाता है अभिकारक,
और इसी अभिक्रिया में, किसी रासायनिक समीकरण में जब दाईं ओर जो लिखे गए हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, तो ये अभिकारक हो गए, ये उत्पाद हो गए। एरो आपको क्या बता रहा है, एरो आपको बता रहा है कि ये प्रोसेस चल रही है जिसके खत्म होने पर ये उत्पाद मिलेगा। ओके, सो एक रासायनिक अभिक्रियाएं तब होती है, एक रासायनिक अभिक्रिया लिखिए तब होती है जब एक या अधिक अभिकारकों, जिन्हें अभिकारकों के रूप में भी जाना जाता है, जिन मतलब रिएक्टेंट्स ही बोलते हैं उनको, ठीक है, को एक या अधिक उत्पादों में बदल दिया जाता है। अभिकारकों के घटक परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादों के रूप में विभिन्न पदार्थ बनते हैं। ओके, तो वही क्या कहा जा रहा है, रिएक्टेंट्स में जो एटम्स है वो रीअरेंज होकर के आपका प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। ओके, चलिए नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ये तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन चेंज दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल चेंज है, दूसरा केमिकल चेंज है। फिजिकल चेंज फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आने की बात करता है, यानी जहां पर भी फिजिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब है उस सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहा है। ओके, और केमिकल चेंज क्या है, जब कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज हो गया है, पूरा केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन बदल गया है, उसका नया पदार्थ बन गया है। ठीक है, तो यहां पर फिजिकल चेंज जैसे आप लोग बोलते हो बर्फ पिघल करके पानी बन गई, है ना, तो फिजिकल स्टेट में चेंज आया। चाहे हम बर्फ की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें या भाप की बात करें, तीनों ही जल की ही अवस्थाएं हैं, नया पदार्थ नहीं है कोई, बस तापमान के या दाब के प्रभाव के कारण वहां पर उसकी अवस्था बदल गई। ठीक है, तो ये भौतिक परिवर्तन है, जल तीनों अवस्थाओं में देखने को मिल रहा है, तो वो उसकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन के कारण आप उसको भौतिक परिवर्तन बोल रहे हैं। लेकिन जब हम क्या बोलते हैं कि हम किसी, जैसे लकड़ी जला रहे हैं, तो जलाने पर आपके नए नए सब्सटेंस बन जाते हैं, आपको कोयला बनता हुआ दिख रहा है, कार्बन कंटेंट दिख रहा है, वहां पर आपको गैसेस दिख रही हैं अलग अलग प्रकार की, तो वो क्या है, वो केमिकल चेंज है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन। और उस केमिकल चेंज को आप एक रिएक्शन के थ्रू बता रहे हैं तो वो केमिकल रिएक्शन है, और उस रिएक्शन को एक इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपका क्या है, केमिकल इक्वेशन हो जाए। ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए। ओके, सो केमिकल चेंज, one or more new substances with new physical and chemical properties are formed। केमिकल चेंज की जब भी बात होती है उसमें बहुत सारी चीजें आती है, लेकिन जो एक सबसे बढ़िया बात है इसमें, जिससे कि आप इसको फिजिकल चेंज से डिफरेंट बताते हैं, वो ये है कि केमिकल चेंज में हमेशा कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक है, फिजिकल चेंज में नया पदार्थ नहीं बनेगा, चाहे आपने बर्फ से पानी बनाया, पानी से भाप बनाया, रहा वो जल। ठीक है ना, लेकिन जब आप केमिकल चेंज की बात करेंगे तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, यही उसकी पहचान। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, आयरन और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन हो रही है, जिसके बाद FeSO4 आपका फेरस सल्फेट बन रहा है और साथ में कॉपर बन रही है। तो कॉपर नया है, रिएक्टेंट में कॉपर नहीं था, कॉपर सल्फेट था, एक यौगिक था, लेकिन यहाँ हमें कॉपर अलग प्राप्त हो रही है। यहाँ आयन था, लेकिन यहाँ इसने सल्फेट का एक सोल्यूशन बना दिया, सॉल्ट बोल सकते हैं आप, तो वो फेरस सल्फेट। ठीक है, और दिख कैसे रहा है आपको, क्योंकि कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू कलर का था, जब उसमें आपने आयन मिलाई, लोहा मिलाया इसमें, तो वो सोल्यूशन ग्रीन कलर का हो गया, इसका मतलब वहां पर चेंज हुआ है। और ये चेंज कैसा है, ये केमिकल चेंज है, क्योंकि यहाँ पर न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं, यानी नए पदार्थ बन रहे हैं। ओके, here when copper sulfate reacts with iron, two new substances, that is ferrous sulfate and copper are formed। ओके, तो इस तरह से हम केमिकल चेंज की बात करते हैं। नए भौतिक और रासायनिक गुणों वाले एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है। रासायनिक परिवर्तन में एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। ओके, चलिए अब फिजिकल चेंज क्या है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रही है एक आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, जो जो चीजों से वो मिलकर के बनी हुई है, सपोज चॉकलेट था, मिल्क था, इसके अलावा बहुत सारी चीजें रही होंगी इसमें, ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो भी था, वो सारा जो भी इसमें मेल्ट होने वाली चीजें थी वो मेल्ट हो गई, है ना। अगर आप उसको दोबारा से फ्रीजर में रख देते हैं तो वो दोबारा से जम जाएगी, वही आइसक्रीम बन जाएगी। तो ये फिजिकल चेंज है एक प्रकार का। ठीक है ना, इसकी जगह आप आइस को इमेजिन कर लीजिए, बर्फ आपकी पिघल रही है, बर्फ पिघल करके पानी बन गई, उस पानी को दोबारा से फ्रीजर में डाल दो, वो फिर से बर्फ बन जाएगी। तो ये फिजिकल चेंज है, क्योंकि फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। तो किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी में अगर चेंज आ रहा है तो वो फिजिकल चेंज है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है,
जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। कलर में आपने चेंज कर दिया, साइज में चेंज कर दिया, शेप बदल दिया किसी चीज का, फिजिकल स्टेट बदल दी, तो वो सारे फिजिकल चेंज, ठीक है ना। फिजिकल स्टेट में चेंज, फिजिकल आपका साइज में आपने चेंज कर दिया, स्ट्रक्चर आपका शेप बदल दिया आपने, तो वो सारा फिजिकल चेंज के अंतर्गत आएगा। यानी भौतिक गुणों में परिवर्तन ही भौतिक परिवर्तन है ना। ये पेन अगर आपका पेन है, मैंने इसको काट दिया बीच से, दो पार्ट हो गए इसके, तो ये अभी ये भी तो फिजिकल चेंज है ना। पेन का जो इसका मटेरियल होगा, जो पदार्थ इसमें है, जिस चीज से ये मिलकर के बना हुआ है, ये वही रहेगा तब भी, बस इसका आकार हमने बदल दिया कि हमने इसे तोड़ दिया, ठीक है। या कोई कागज की शीट है आपके पास, उसकी आप कटिंग कर देते हो, काट करके छोटे छोटे पीसेस बना देंगे, तो वो तब भी उसी कागज के रहेंगे, नया पदार्थ नहीं बनाए, बस उस कागज का आपने शेप जो है, आकार जो है वो बदल दिया, और आकृति जो है वो बदल दी, ठीक है ना। शेप और साइज दोनों बदल दिए। सो चेंज इन कलर और स्टेट अकर्स बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म। चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन हो गया, और स्टेट अकर, ठीक है ना, स्टेट में भी, फिजिकल स्टेट में अगर चेंज आ गया, बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, लेकिन नया पदार्थ कोई नहीं बना। एग्जाम्पल, वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग बट नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, even though steam and water look different when they are made to react with a piece of sodium, they react the same way and give the exact same product. क्या कहा गया है यहाँ पर, जैसे वाटर चेंजेस टू स्टीम ऑन बॉइलिंग, जब पानी को उबाला जाता है तो वो भाप बन जाती है उसकी। अब दिखने में क्या बोला जा रहा है, इवन दो वाटर एंड स्टीम लुक डिफरेंट, देखने में पानी और भाप अलग अलग है। दिखने में भाप आप बोलोगे गैस जैसी है, पानी आपका द्रव जैसा लगता है, देखने में दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब हम इसकी अभिक्रिया किसी चीज से कराते हैं, जैसे सोडियम से करा रहे हैं अभिक्रिया, एक साइड हमने जल की अभिक्रिया कराई सोडियम के साथ, और एक साइड हमने स्टीम जो है भाप की अभिक्रिया कराई सोडियम के साथ, दोनों की जो अभिक्रिया है वो सेम टाइप से होती है, एक ही जैसे होती है। तो इसका मतलब जल और भाप दोनों एक ही पदार्थ है, नया पदार्थ नहीं है। तो यानी कि फिजिकल चेंज, पानी से आपका भाप का बनना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्टेट में चेंज आ रहा है। दिस इन्वॉल्व्स ओनली अ चेंज इन स्टेट लिक्विड टू वेपर। ओके, दिस इन्वॉल्व्स ओनली चेंज इन स्टेट। ये क्या बता रहा है आपको, सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज बता रहा है, जो कि लिक्विड से वेपर की तरफ हो रहा है, यानी कि द्रव से आपका गैसीय अवस्था में हो रहा है। ओके, चलिए, तो ये भौतिक परिवर्तन हो गया, द्रव से वाष्प में जो पानी का हो रहा है। ऑब्जर्वेशन दैट हैज डिटरमिन अ केमिकल रिएक्शन, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो आपको पता कैसे चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हो रही। सपोज आप लैब में गए, आपने दो केमिकल लिए और दोनों को मिक्स किया, ठीक है, या एक किसी केमिकल को आपने हीट कर दिया, तापमान बढ़ा दिया उसका, ठीक है, तो वहां पर अभिक्रिया हो कैसे रही है आपको कैसे पता चलेगा। क्या क्या प्रेक्षण ऐसे हैं जिनको देखने से आपको पता लगेगा कि अभिक्रिया हो रही है। ओके, सो देयर आर फ्यू ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट वन इज इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी कि क्या होगा, कोई ना कोई गैस तो वहां पर प्रोड्यूस हो, चाहे आपको स्मेल आएगी, या आपको कुछ स्मोक टाइप का दिखेगा, धुएं की तरह दिखेगा, या फिर आपको ऐसे कुछ दिखाई देगा, तो इसका मतलब वहां पर कुछ ना कुछ रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जिसके फलस्वरूप आपका क्या हुआ है, यहाँ पर गैस बनी है, ठीक है ना। तो गैस का उत्पन्न होना भी क्या है आपका, क्या दिखाता है कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हुई है। सेकेंड वन इज चेंज इन टेम्परेचर, जिसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये दो केमिकल्स को मिला रहे हैं, और मिलाने से पहले भी टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं, और मिलाने के बाद भी टेम्परेचर नोट किया जा रहा है। तो जब उन्होंने दो चीजें मिलाई तो उन्होंने सडन चेंज देखा टेम्परेचर में। आपको थर्मामीटर में ये देखिए 20 से आपका ऊपर जा रहा है टेम्परेचर, जबकि उन्होंने ना उसको गैस पे रखा, ना ही बर्नर पे रखा, कोई हीट मीडियम नहीं चुना उन्होंने, किसका, हीट का। ओके, तो यहाँ पर तापमान का बढ़ना भी आपको क्या बताएगा कि परिवर्तन हुआ है वहां पर, और क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है कोई। ओके, इसके अलावा और क्या क्या ऑब्जर्वेशन है, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, किसी अवक्षेप का बनना। आपने दो तीन चीजें मिलाई और उसके बाद इस तरह से कुछ अवक्षेप बना,
तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ऐसा अवक्षेप रेयर केस में बनेगा, लेकिन आपने दो सोल्यूशन मिक्स किए जो कि आपके कैसे थे, दिखने में बिल्कुल ही साफ थे, और उनको मिलाने पर ही आपको व्हाइट कलर का या येलो कलर का कुछ बनता हुआ दिख रहा है, पाउडरी सा सब्सटेंस, जिसको आप प्रेसिपिटेट बोलते हैं जनरली। अगर वो बना है यानी रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पानी की तरह क्लियर थे दो सोल्यूशन और उन दोनों को मिलाने पर ये हो रहा है, तो यानी कि वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हुई, जिसके बाद ये प्रेसिपिटेट बना है। ओके, एंड चेंज इन कलर, रंग में परिवर्तन। अगर आपने दो केमिकल्स को मिलाया और मिलाने पर रंग बदल गया, जैसे हमने किस केस में बोला था, यहाँ पर कॉपर सल्फेट के ऊपर आपने आयन डाला तो क्या होता है, नीला कलर हरे में बदल जाता है, तो यानी वहां पर अभिक्रिया हुई है। तो ये भी आपको क्या बता रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हुई। तो क्या क्या चीज है, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, कोई गैस बनेगी तब पता चलेगा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तापमान बदलेगा तब पता लगेगा रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, आपका प्रेसिपिटेट बनेगा, पीपीटी बनेगी, उससे भी पता चल जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, और रंग में परिवर्तन होगा तो उससे भी हमें क्या पता लगेगा कि यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसके अलावा स्टेट में चेंज होगा तब भी अभिक्रिया हो रही है कोई। ओके, अब केमिकल रिएक्शन के बारे में पूछा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है। केमिकल रिएक्शन आर केमिकल चेंज in which reactants transform into product by making or breaking of bonds between different atoms। क्या कहा जा रहा है, केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है, जो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, इन विच रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोडक्ट। ठीक है ना, जहां पर अभिकारक आपका किस में बदलता है, उत्पाद में बदलता है, बाय मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। क्या, या तो बंध बनेगा या बंध टूटेगा, यानी दो लोग आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है ना, ये आपस में इनका एक बॉन्ड यानी कि रिलेशनशिप, ओके, एक रिलेशन है दोनों का, और इन्होंने रिलेशन तोड़ा तो तोड़ करके दो नई चीजें बनी, तो ये प्रोडक्ट हो गए। पहले ये रिएक्टेंट था, रिलेशन टूटा यानी कि बॉन्ड टूटा, और उसके बाद दो नए प्रोडक्ट बने, तो ये भी केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन होगी। दूसरा, दो चीजें थी, उन्होंने आपस में रिलेशन बनाया, बॉन्ड बनाया, और फिर एक नया पदार्थ बना, तो इसको भी आप केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है ना, बॉन्ड कैसे बनते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, वो अभी आप आगे की क्लासेस में समझेंगे। ठीक है ना, फिलहाल ये समझ लीजिए कि बॉन्ड के टूटने से या फिर बनने से आपकी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद बन रहे हैं। ओके, a chemical reaction is a process that causes one set of chemical component to change into another। केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है, एक सेट है केमिकल कंपोनेंट्स का जो कि चेंज हो रहा है। ओके, and chemical reaction are defined as changes in the location of electrons in the formation and breaking of chemical bonds between atoms with no change in the nuclei and are described using a chemical equation। okay, एटम जैसे मैंने रीअरेंजमेंट बोला ना, उसी टाइप का कुछ होता है यहाँ पर। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चेंज होता है कुछ, लेकिन जो न्यूक्लियाई है, जिसको आप पढ़ चुके हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, वो न्यूक्लियाई चेंज नहीं हो रहा है, बस इलेक्ट्रॉनों के बारे में बात की गई है, लोकेशन ऑफ चेंजेस इन द लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉनों की लोकेशन में चेंज आ रहा है एट अ गिवन टेम्परेचर एंड केमिकल कॉन्सेंट्रेशन। केमिकल रिएक्शन अकर एट अ प्रिडिक्टेबल रेट एट अ गिवन टेम्परेचर एंड अ केमिकल कॉन्सेंट्रेशन। किसी दिए गए तापमान पर और जो केमिकल कॉन्सेंट्रेशन होगा, कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है किसी प्रेडिक्टेबल रेट से, यानी किस दर से हो रही है, किस गति से हो रही है, वो हमें पता होता है। रिएक्शन स्पीड ऑफन इंक्रीज एज टेम्परेचर राइजेस because more thermal energy is available to attain the activation energy required to break bonds between atoms। क्या कहा गया यहाँ पर बोला गया है कि कभी कभी जनरली क्या होता है, तापमान बढ़ाने से रिएक्शन की जो स्पीड है, अभिक्रिया की जो चाल आप बोल सकते हो, दर आप बोल सकते हो, वो तेज हो जाती है। जैसे कि जनरली हम लोग लो फ्लेम पे खाना बना रहे हैं, अगर हमने फ्लेम ज्यादा कर दी यानी तापमान बढ़ा दिया तो खाना जल्दी पक जाता है। जल्दी पकने का मतलब रासायनिक अभिक्रिया हो रही है जल्दी, तो यही बोला जा रहा है, रासायनिक अभिक्रिया जनरली तापमान बढ़ाने पर जल्दी हो जाती है। ओके, तो यही केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपका है। तो आज के सेशन में हमने एक तो देखा कि 4 चैप्टर है अभी तक का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग,
वो 4 चैप्टर हम केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया, इसमें चेंज की बात की, केमिकल रिएक्शन की बात की। ओके, इन यहाँ तक अच्छे से चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे। आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स पर बात करेंगे, और बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।